नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। 22 नवंबर को मार्केट ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया। निफ्टी 50 28 पॉइंट ऊपर क्लोज़ हुआ। एक टाइम लग रहा था कि ऊपर जाएगा, लेकिन तुरंत ही मिड हाफ में हमारे गवर्नर साहब का स्टेटमेंट आ गया। मार्केट ने अपनी पोजीशन लूज़ की और उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा-सा निफ्टी ने रिकवर किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने रिकवर नहीं किया। बैंक निफ्टी ने नीचे गिरकर औकात दिखा दी। इंडेक्स देखते हैं अपने बाकी सारे, तो बहुत ही हल्का मोमेंट था सेंसेक्स में, निफ्टी 50 में, निफ्टी मिड कैप में थोड़ा-सा था लेकिन उतना नहीं था, लेकिन स्मॉल कैप में जितनी मिड कैप में गेन था, उतना ही स्मॉल कैप में धुलाई हुई थी। इसके अलावा कहाँ धुलाई हुई थी? निफ्टी बैंक, जो शुरुआत में गेन में था लेकिन बाद में नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज़ हुआ। 239 पॉइंट्स, काफ़ी आधा परसेंट से क्लोज़ हुआ और भी ज़्यादा क्लोज़ हो सकता था। एक टाइम को 350 पॉइंट नीचे आ गया था, लेकिन बाद में कुछ रिकवरी आई और बाइंग आई। याद रखिएगा, आज निफ्टी बैंक की अ, एक्सपायरी थी थर्सडे, यानी 23 नवंबर को निफ्टी की एक्सपायरी है। मंथली नहीं, वीकली। उसको भी एक बार देखेंगे। निफ्टी आईटी कंटिन्यूअस कर रहा है। आई थिंक इस सेक्टर में मोमेंटम आ चुका है। अब आपको देखना है कि आप इसे कैसे प्ले करते हो। हम पहले भी निफ्टी 20 के थ्रू इसको ट्रैक कर चुके हैं। इसके अलावा निफ्टी फार्मा में भी मूवमेंट थी, अगर हम देख पाएँ उसको तो। निफ्टी फार्मा में भी अच्छी मूवमेंट थी। सिप्ला वगैरह सन फार्मा में नहीं, सिप्ला में अच्छा मूवमेंट था। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा में भी अच्छा मूवमेंट था, अगर आप ट्रैक करो तो। और अच्छी बात ये थी कि हमारा जो विक्स था वो थोड़ा कूल ऑफ हुआ। देखिए, पीएसयू बैंक में भी तकलीफ थी 1% ज़्यादा की, लेकिन हम स्क्रॉल करेंगे नीचे तो हमको दिखाई देगा कि इंडिया विक्स में वोलेटिलिटी इंडेक्स में थोड़ा-सा कूल ऑफ था। मार्केट मूवर्स में आ जाते हैं। सबसे पहले गेनर्स देख लेते हैं, तो गेन्स किसमें था? बीपीसीएल में, एनटीपीसी में और सिप्ला में। फार्मा में हम देख रहे हैं कि मूवमेंट है। उसके अलावा आईटी तो चल ही रहा है, जैसे हमको इन्फोसिस दिखा, टेक महिंद्रा दिखा, इसके अलावा टीसीएस, जो कि इसने लॉस, थोड़ा-सा उनको पेनल्टी देनी पड़ी थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा-सा लॉस, थोड़ा-सा आज मार्केट में थोड़ा डाउन होगा, लेकिन वो भी ग्रीन में ही बंद हुआ। एलटीआई, माइंडट्री, विप्रो, सब अच्छे क्लोज़ हुए। लूज़र्स में आते हैं एक बार। तो लूज़र्स में हम देखते हैं सबसे ऊपर इंडस आईएनडी बैंक है, उसके बाद हिंडाल्को। बैंकिंग में अगेन हमको प्रेशर देखने को मिला। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइज़, इनके अलग ही कहानी चल रही है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। एसबीआई में देखिए थोड़ा-सा इनको लूज़िंग कैटेगरी में थे। तो आज इंडेक्स भी देखेंगे लास्ट टाइम की तरह और थोड़ा-सा इनको वीकली एक्सपायरी की तरफ हम ध्यान भी देंगे। निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने है। हम पहले भी देख चुके हैं कि उस चैनल में वापस आ चुका है और इसको आगे लॉन्ग टर्म में या मिड टर्म में आप देखेंगे कि 20,500 के आसपास जाएगा। लेकिन फिलहाल काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। अगर इसको हम 30 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर दें और हम इसको ऑटो कर लें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगातार छोटे-छोटे आइलैंड्स बना रहा है और जो इसका जो एक अपर और लोअर लिमिट है वो छोटी होती जा रही है। बहुत ही सीमित दायरे में ये ऊपर मूव कर रहा है। आप देखोगे हर बार आइलैंड बनाता है एक नया और बहुत ही सीमित दायरे में रहता है। तो जो इसका अपर और लोअर लिमिट है, जिस छोटे दायरे में ये ट्रेड कर रहा है, कल और भी छोटा दायरा हो सकता है। 810 पे क्लोज़ हुआ है। अगर हम ऑप्शन चेन देखें, हमने ऑप्शन चेन ओपन कर रखी है निफ्टी की और आप एक्सपायरी डेट देखो 23 नवंबर की, यानी कल की, तो आप देखोगे कि मार्केट ने आज 19,810 पे क्लोज़ हुआ है और आप देखोगे 19,900 के ऊपर 2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 20,000 पे देखिए आप, वहाँ भी 2,40,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो 19,900 को ब्रेक करना मुश्किल होगा, लेकिन आप यहाँ बहुत सारे कॉलेटर्स बैठे हुए हैं। लेकिन आप उसके उल्टे आप देखोगे, पुट साइड में देखोगे, तो राइट साइड में पुट होता है, तो आप देखोगे 19,800 पे सपोर्ट भी है, 2,41,000 का ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 19,700 पे भी आप देखो तो 2,35 का सपोर्ट है, लेकिन 19,000, या देखो 19,750 पे भी 1,80,000 के पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो बहुत ही छोटा दायरा है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि या तो 19,800 से 19,900 के बीच में होगा, या फिर जिस साइड भी जाएगा वहाँ बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग होगी या अनवाइंडिंग होगी, तो बहुत शार्प मोमेंट आएगा। इन केस 19,800 या 900 के बीच में ये क्लोज़ नहीं होता है तो। निफ्टी बैंक ने आप देखिए काफ़ी नीचे तक गया था, ये 43,253 तक गया था। क्यों आया था? क्योंकि शशिकांता दास साहब आज अ, एक समिट, एक इन्विटेशन, एक इवेंट में गए थे। वो फ़िक्की ने ऑर्गेनाइज़ कराया था और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, दोनों ने मिल के कराया था और वहाँ जाके भी उन्होंने बोला कि जो एनबीएफसी बैंक को हो, उनको क्रेडिट ग्रोथ जो है, कंज़्यूमर क्रेडिट है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। और एक्सुबरेंस को अवॉइड करना चाहिए। एक्सुबरेंस कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट, यूफ़ोरिया, इस तरह से बचना चाहिए। तो उनको बार-बार अपने जो एसेट्स हैं, उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग करनी चाहिए। देखना चाहिए कि फेल सेफ मैकेनिज़्म वगैरह हो उसमें। तो पॉइंट है कि उनके स्टेटमेंट जो आया दोपहर के बाद से, उसके बाद बैंकिंग क्षेत्र में अचानक से धुलाई शुरू हुई। 15 मिनट के चार्ट पे हमने इसको लगा लिया निफ्टी बैंक को। आप तो देखो कि हल्का-हल्का स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन
11 बजे, 12 बजे के बाद देखिए इसमें बहुत सेलिंग आ गई थी और ये नीचे पहुँच गया था काफ़ी। 43,230 पे भी पहुँच गया था, लेकिन फिर बाद में थोड़ी-सी बाइंग आई तो रिकवर किया। ओवरऑल नेगेटिव टेरिटरी में ही क्लोज़ हुआ, लेकिन उनके स्टेटमेंट के बाद काफ़ी इसमें डिक्लाइन आया था और डिक्लाइन सपोर्ट मिला कहाँ से, इसको वापस हम डे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ मूविंग एवरेज लगाएँ तो इसका जो फाइनल सपोर्ट था इसने 200 डे एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज उसका सपोर्ट लिया और 200 डेमा से ऊपर बैक किया। लेकिन अभी भी इसके नेगेटिव साइंस ही हैं। अगर आप देखो तो 50 डेमा ने क कट कर दिया 100 डेमा को। स्टिल इसमें प्रेशर आ सकता है। अभी भी क्ले अभी भी क्लैरिटी नहीं है इसमें। इसके अलावा हम देख लेते हैं निफ्टी फ़ार्मा। निफ्टी फ़ार्मा हमने कल भी डिस्कस किया था, इसमें अच्छा बाइंग आया है, इसने ब्रेकआउट दे दिया है इंडेक्स के लेवल पर और इसीलिए इसमें मोमेंट था। अगर हम इसके निफ्टी फ़ार्मा के हम अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो सन फ़ार्मा था। सन फ़ार्मा में कुछ ख़ास मूवमेंट नहीं था, लेकिन सिप्ला में अच्छा मूवमेंट था, ग्लैंड फ़ार्मा में अच्छा मूवमेंट था। आप निफ्टी की वेबसाइट पे भी देख सकते हो, ग्लैंड फ़ार्मा में 4% का मूव था, औरो फ़ार्मा, नैटको फ़ार्मा, ग्लेक्सो, सनोफी अच्छा मूवमेंट था। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो अगर फ़ार्मेसी स्टॉक्स है आपके पास, तो वेल गुड, इसको लेके स्टार्ट करें। इसके अलावा मार्केट में एक खबर फैली हुई है कि टेस्ला और इंडियन गवर्नमेंट बहुत क्लोज़ हैं साइन अप करने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो हमें उन ईवी स्टॉक्स पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर अभी देखिए ये सिर्फ़ रूमर है, कोई भी इसमें सच्चाई अभी कुछ नहीं है, गवर्नमेंट से कोई भी क्लीयरेंस नहीं आई है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, सिर्फ़ अभी रूमर्स ही है। तो सोना कॉमस्टार हम पहले देख चुके हैं कि डेली बेसिस पर अच्छा मॉर्निंग स्टार बना के रिकवरी की थी इसने और एक अच्छे लेवल पे बैठा है। अगर हम यहाँ मूविंग एवरेजेस लगाएँ तो देखेंगे कि तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। 200 डेमा को इसने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वापस सपोर्ट गेन करके ऊपर आ चुका है। बहुत पॉजिटिव मोमेंटम में है और आप इसको अगर वीकली बेसिस पे भी लगा लो, तो देखोगे कि इसने राउंडिंग बॉटम में काफ़ी अच्छा रिकवरी किया है और इसके चांसेस हैं कि वापस अपने ऑल टाइम हाई के पास जाए 700-800 के ऊपर। तो अगर सोना बीएलड अगर गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच में हो जाता है और ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आता है, तो बेसिकली सोना कॉमस्टार ही लीडिंग कंपनी है ईवी के ऑटो एंसिलरी में। तो इस मोमेंट आ सकता है, तो आप इस पे ध्यान रखेंगे। लेवल अभी काफ़ी हाई है, अब न्यूज़ का वेट करेंगे और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बायर हैं, तो आप कर ही सकते हो। याद रखिए कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मार्केट न्यूज़ को लेके एक एनालिसिस है। हम स्टॉक्स का इंडेक्स का सपोर्ट लेवल ढूँढ रहे हैं, रेजिस्टेंस लेवल ढूँढ रहे हैं ताकि हम अपडेट रहें। कल को मार्केट नीचे आए तो हम पैनिक ना करें। कोई भी बाय सेल करने से पहले आप ज़रूर कंसल्ट करिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या उससे भी बेटर आप अपनी एनालिसिस करिए, वो उससे भी बेटर रहता है। इसके अलावा जीएमडीसी में भी आज अच्छा मूवमेंट था। आप देखोगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइंग इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग आई थी और वापस इसने अपने ऑल टाइम हाई को छू लिया है। अगर आप देखो यहाँ पे तो इसने इसके ऊपर दिन में मतलब डे में इसके ऊपर भी गया था, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हो पाई। तो आप देखोगे इसके नीचे ही आया है और भी इसके ऊपर भी इसने एक विक इसके ऊपर भी है, यहाँ पर देखो तो इसको रेजिस्टेंस मिला और ये नीचे आ गया। लेकिन अभी भी कंसिस्टेंटली ऊपर है, जीएमडीसी मेरे पास है अभी और वापस 200% का गेन हो चुका है मेरा। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो काफ़ी ऊपर जाएगा। हमने इसको वीकली बेसिस पर पहले भी हमने इसको एनालिसिस जो की थी इसकी वीकली बेसिस पे की थी, कि जब वीकली बेसिस में इसमें ब्रेकआउट आता है, यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत शार्प ब्रेकआउट आता है। और थोड़ा-सा आप इसको इस तरह से देखो तो आपको और पिक्चर क्लैरिटी होगी। तो जब वीकली बेसिस पे जब-जब इसमें ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छा आता है, एक राउंडिंग बॉटम टाइप बना था। फेस किया इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस और उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया और जब इसने ब्रेकआउट किया तो शार्प मोमेंट आया। यहाँ से आप देख सकते हो जहाँ से इसने लास्ट टाइम ब्रेक किया था वहाँ से अभी तक देखोगे आप तो ऑलमोस्ट 200% का गेन आ चुका है। हाँ, तो याद रखिएगा हम इसको वेट करेंगे। रिज़ल्ट्स इसके इस बार अच्छे नहीं आए थे सितंबर में, पर सितंबर जीएमडीसी के लिए मॉनसून के बाद एक टफ क्वार्टर रहता भी है, तो रिज़ल्ट भी हम देखेंगे क्यू3 में। फिलहाल किसी का इंटरेस्ट है इसमें, अच्छी खासी बाइंग आई है। इसके अलावा रिलायंस था, रिलायंस में हमने पहले ही हम ट्रेड में हैं, पेपर ट्रेड में हैं और कुछ लोग जिन्होंने ट्रेड लिया है वेल गुड, जिन्होंने पेपर ट्रेड लिया है और भी बेटर। तो आप देखोगे तो कंटीन्यूअस मूवमेंट था इसमें, लगातार आपको ग्रीन कैंडल्स ही दिख रही हैं वॉल्यूम की भी, ग्रीन बार्स दिख रही हैं और लगातार इसने मूवमेंट किया है, अच्छा मोमेंटम गेन कर लिया है। देखते हैं कहाँ तक जाएगा। ऑफ़िशियली आप देखोगे अगर आप इसका एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन पिक करो आप और यहाँ पे इस तरीके से आप लगाओ इसके जो प्रीवियस हाई था, तो प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कायदे से इसमें रिवर्सल आ चुका है और एक पॉज़िटिव मोमेंटम आ चुका है। हो सकता है कि अपने फिर से ये जो रीसेंट हाई था उसके आस-पास जाए। अभी भी बहुत चांस है, आप इसको ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा बीपीसीएल, बीपीसीएल में बहुत अच्छी बाइंग आई थी, उसके बाद प्रॉफ़िट बुकिंग और फिर
आज 402 के ऊपर। डिविडेंड का प्लान करने वाला है बीपीसीएल, तो इसीलिए इसमें मूवमेंट था। इसके अलावा क्रूड में भी मूवमेंट था। क्रूड को भी इसने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था। तो अगर हम क्रूड का चार्ट देखें, तो क्रूड के चार्ट में आप देखोगे कि अ, जो थोड़ा-सा इसने जंप लिया था, उसके बाद एक बहुत ही बड़ा डिक्लाइन है। अभी 4.5% का रिलीफ है। तो 4.5% के रिलीफ के बाद अ, इफ़ेक्ट पड़ेगा कहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा हमको पता है। जब क्रूड में रिलीफ आएगा, उसका उसका जो रिलीफ है वो कहाँ मिलेगा? ऑयल सेक्टर में मिलेगा, केमिकल्स में मिलेगा, पेंट सेक्टर में मिलेगा, एफएमसीजी में मिलेगा, टायर्स में मिलेगा। तो हमको वो सेक्टर्स सब जो स्टॉक्स हैं वो देखने हैं। तो हम उनको भी एक बार क्विकली देखेंगे। लेकिन आप बीपीसीएल में देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक हल्का-सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा है, वेल गुड। नहीं भी दिख रहा है, तो आप यहाँ से ऐसे देखो कि ये एक कप और एक कप और एक छोटा-सा हैंडल बना हुआ है। दोनों का टारगेट सेम होता है। अ, आपको एक रफ एनालिसिस करनी है, उसके ऊपर डालना है। आप कोशिश करो कि अच्छी एनालिसिस करो। आप इस पॉइंट को मान लो या इस पॉइंट को मान लो, जिधर भी आपको मानना है कि ये कप और ये इसका हैंडल। तो कप और हैंडल का जो टारगेट होता है, वो हमको पता है किधर होता है। आपको ट्रेंड लाइन लेनी है और इसके नेक लाइन से एक सबसे लोवेस्ट पॉइंट को आपको यहाँ पे ट्रैक करना है। इसको आप करेंगे क्लोन और क्लोन करने के बाद इसको पेस्ट करेंगे। हम चार्ट को थोड़ा-सा ट्रिम कर लेते हैं, तो इसका टारगेट जो आएगा 461 के आस-पास आने के अभी भी चांस है। तो एक अच्छा अच्छा चार्ट है डेली बेसिस पर बीपीसीएल का। वॉल्यूम भी था, इंटरेस्ट भी था और एक डिविडेंड देने वाली अच्छी कंपनी भी है। तो अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो आप इस पे ध्यान देना। तो क्रूड के रिलीफ से फ़ायदा मिला किसको? एशियन पेंट्स को। एशियन पेंट्स देखिए, अगर आपको यहाँ पे अज़्यूम करें तो आपको कुछ यहाँ पे इसको अगर मूव करना है, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाना पड़ेगा, तब जाके इसमें रिवर्सल आएगा। इसके अलावा अगर आप मूविंग एवरेजेस भी लगाइए यहाँ पर, अगर हम लगाते हैं तो देखते हैं कि ये जस्ट तीनों जो डाइवर्जेंस है यहाँ पे 50, 100 और 200 तीनों के बीच में है और बहुत ही क्लोज़ली यहाँ पर तीनों मूविंग एवरेज है। 1% का मूव भी आराम से तीनों को बीट कर देगा। तो अगर कल साथ मिला तो ये डेफ़िनेटली इसको बीट कर देगा। इसके अलावा पिडलिट है, पिडलिट में हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि क्रूड का साथ चाहिए इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट कर लिया है, एक बार को रिटेस्ट भी कर लिया है इसने। अब इस मूवमेंट आता है अगर, तो अगर कल आता है तो क्रूड के इफ़ेक्ट से आएगा और हम कह सकते हैं कि इसमें रिवर्सल आ चुका है। इसका जो प्रीवियस हाई था वो उसके ये बहुत ही क्लोज़ है, आप रीटेस्ट कह सकते हो उसको। मूविंग एवरेजेस भी लगाओगे यहाँ पे आप देखोगे तो 100 और 200 डेमा के बीच में है, जो कि बहुत ही नैरो गैप है एशियन पेंट्स की तरह। अगर इसमें कल मोमेंट आ गया 1% का भी तो आसानी से बहुत ईज़िली से ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा अपोलो टायर्स देखोगे आप, इसमें भी थोड़ा-सा प्रेशर था अपने ऑल टाइम अपने रीसेंट हाई के पास बनाने के लिए। तो आप देखोगे अपोलो टायर्स ने भी कुछ न कुछ ना कुछ इस तरीके से एक राउंडिंग बॉटम बनाया है और हो सकता है कि अगर कल इसे मूवमेंट आया तो फिर यहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप कुछ ये बनाना शुरू करे और फिर हमको पता है कि जो टारगेट है वो इसकी नेकलाइन होगी, तो हम इसको भी अपनी ब्रेकआउट वॉच लिस्ट में रखेंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें हमको पता है कि 2450 के आसपास बहुत ही सॉलिड सपोर्ट है। आप देखो शॉर्ट टर्म बेसिस पर देखो तो बहुत टाइम से ये इसी पॉइंट पर है। यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेजेस भी लगाएँगे तो ये तीनों मूविंग एवरेज के बहुत ही पास है। अगेन इसमें भी 1% मूव या 2% का मूवमेंट में ये तीनों अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के पास। तो जब-जब ये उसके पास आता है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सक्सेसफुली ब्रेक करते ही जहाँ रूरल में कंज़म्पशन आई, कोई रिपोर्ट भी आ गई कि रूरल एरियाज़ में कंज़म्पशन बढ़ गया है, वहाँ पे सेल्स दिख रही है, तुरंत शूट आउट करेगा 2800 के आस-पास पहुँच जाएगा। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं आप करना, हिंदुस्तान लीवर मेरे पास पहले से ही है और अच्छी क्वांटिटी में है। मैं इसमें स्विंग करने के प्लान में हूँ कि मैं यहाँ से मैं क्लोज़ करूँ इसको 2700 के आस-पास से। तो बहुत बहुत क्लोज़ है, 200 एमए का रेजिस्टेंस भी है, अगर मूव आता है तो बहुत अच्छा आता है। तो ये थे क्रूड के डेरिवेटिव्स, जहाँ क्रूड में जो रिलीफ़ आया है उससे हमको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आईआरसीटीसी भी है, हमने आईआरसीटीसी को पहले भी देखा था कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज़ होना है, लगातार ये इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। कल देखेंगे क्योंकि इंटरेस्ट बना हुआ है रेलवे स्टॉक्स में, अभी भी आईआरसीटीसी बहुत अच्छे प्लेस पर है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो बहुत अच्छा जाएगा। अगर हम डेली में एक बार हम मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, तो तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन हम इसको वीकली बेसिस पे लगाएँगे तो हमको एक अच्छी पिक्चर देखने को मिलेगी। तो वीकली बेसिस पे देखो कि राउंडिंग बॉटम के ये अभी बीच में है, पूरे कंसोलिडेशन फेज़ में है। 1-2 साल से लगातार ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। जब इसमें मूवमेंट आएगा तो अगेन बहुत शार्प मूवमेंट आएगा। तो यहाँ ये पेशेंस चेक कर रहा है कि कौन
टिका रह सकता है और कौन नहीं टिका रह सकता। तो ये थी 23 नवंबर के लिए एनालिसिस। हम क्रूड के डेरिवेटिव्स को देखेंगे, हमने डिस्कस किया स्टॉक्स को देखेंगे, आईआरसीटीसी को देखेंगे, एचडीएफसी लाइफ को भी हमने देखा, वो भी अच्छा मूवमेंट किया इंट्राडे में, तो उसको भी ट्रैक करेंगे। बैंक्स में अगेन प्रेशर है, बजाज फाइनेंस 7000 पे अभी भी सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। तो कैसी लगी एनालिसिस ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करने के बाद सोचिए हम एक नए चैनल हैं, हेल्प करिए ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।